First of all, we have to know what is germplasm. Germplasm is a living tissue from which new plant can be grown. It can be a new seed or another plant parts like a leaf, a piece of stem, pollen, or even just a few cells that can be turned into a whole new plant. Now, germplasm broadly refers to the hereditary material. It is also known as total content of gene when it transmitted to the offspring through germ cell. For the conservation of this hereditary material is known as germplasm conservation. Need for germplasm conservation. To preserve the genetic diversity of a particular plant or genetic stock for its use at any time in future. It is important to conserve the endangered plants or else some of the valuable genetic traits present in the primitive plant may be lost. A global body, namely International Board of Plant Genetic Resources (IBPGR), has been established for germplasm conservation. Its main objective is to provide necessary support for collection, conservation, and utilization of plant genetic resources throughout the world. Now we are discuss about techniques of germplasm conservation. There are mainly two approaches for germplasm conservation of plant genetic materials. First one is ex situ and second in situ conservation. Ex situ means ऑफ साइट या मूल स्थान से परे किसी जीव या प्लांट को प्रिजर्वेशन करना व उसका अध्ययन करना. अगर प्लांट कंजर्वेशन की बात की जाए तो यह दो तरीकों से किया जाता है, होल प्लांट को लेकर व पार्ट्स ऑफ प्लांट को लेकर. होल प्लांट के अंतर्गत पूरे प्लांट को कंजर्व किया जाता है, जो कि फील्ड में, फार्म, बॉटनिकल गार्डन और आर्बोरेटियम में किया जाता है. वहीं पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात की जाए तो इसमें प्लांट के एक भाग जैसे सीड, पॉलन, टिश्यू, डीएनए एक्सेट्रा को बैंक में कंजर्व किया जाता है. सेकेंड वन इज इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू मीन्स अपने मूल अथवा प्रकृति के स्थिति में किसी जीव का उसी स्थल पर अध्ययन किया जाए जहां वह स्थित है. इसे इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है. इसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क व ग्रीन सेंचुरी आते हैं. इसके इन दोनों के अलावा एक तीसरा अप्रोच होता है जिसे प्रिजर्वेशन कहते हैं. इसके अंतर्गत हार्बेरियम तथा म्यूजियम आते हैं. हार्बेरियम में हम प्लांट्स के ड्राई पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, व म्यूजियम जिसके अंतर्गत जीव अवशेषों को प्रिजर्व किया जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट इन विट्रो टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन. इन विट्रो मेथड फॉर germplasm कंजर्वेशन. इन विट्रो कंजर्वेशन को हम प्लांट का कोई भी पार्ट जैसे शूट, मेरिस्टम, एम्ब्रियो को कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे प्लांट के ग्रोथ में कमी या रुकावट आती है. इन विट्रो कंजर्वेशन ऑफ germplasm 3 तरीकों से किया जा सकता है. फर्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन. सेकेंड, कोल्ड स्टोरेज. थर्ड, लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज. फर्स्ट वन इज क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन से तात्पर्य है फ्रोजन स्टेट में प्रिजर्वेशन. इसका अर्थ है अत्यंत निम्न तापमान पर स्टोरेज करना, जैसे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड -79 डिग्री सेल्सियस में और लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस में, जिससे प्लांट की सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, परंतु सेल वाइएबल होता है. सेकेंड वन इज कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज में germplasm को लो व नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर, जिसका रेंज होता है 1 to 9 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व करते हैं. इससे प्लांट का ग्रोथ अत्यधिक स्लो हो जाता है. थर्ड वन इज लो प्रेशर स्टोरेज. लो प्रेशर स्टोरेज में प्लांट मटेरियल के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, जिससे germplasm के चारों ओर उपस्थित गैस के दबाव में आंशिक कमी आती है, जिससे कि
प्लांट के इन विट्रो ग्रोथ में कमी आती है। लो ऑक्सीजन स्टोरेज। लो ऑक्सीजन स्टोरेज में ऑक्सीजन तो रिड्यूस किया जाता है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का आंशिक दबाव जो लगभग 50 mmHg होता है, वह प्लांट टिश्यू ग्रोथ को रिड्यूस करता है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन में कमी आएगी तो CO2 भी कम होगा, जिससे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में कमी आएगी और प्लांट का ग्रोथ कम होगा। क्रायोप्रिजर्वेशन। व्हाट इज क्रायोप्रिजर्वेशन? ग्रीक में क्रायोस का मतलब होता है फ्रॉस्ट, अर्थात किसी चीज को ठंडे में प्रिजर्व करना क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है। यहाँ पर हम टेम्परेचर को कम करके प्लांट या टिश्यू कल्चर को जीरो मेटाबॉलिज्म और नॉन डिवाइडिंग स्टेट में लेकर जाते हैं। यह क्रायोप्रोटेक्टेंट की मदद से किया जाता है। अब क्रायोप्रोटेक्टेंट्स होते क्या हैं? जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका टेम्परेचर -79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथ ही साथ लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर, जिसका -80 डिग्री सेल्सियस। वेपर फेज नाइट्रोजन, जिसका -150 डिग्री सेल्सियस। और लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस होता है। मैकेनिज्म ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन। फ्रीज प्रिजर्वेशन की वह तकनीक जिसमें सेल में उपस्थित वाटर को निकालकर सेल को लिक्विड से सॉलिड स्टेट में बदला जाता है, यह मैकेनिज्म ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है। चूंकि सेल में सॉल्ट व ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति होती है, इसलिए फ्रीजिंग हेतु 0 डिग्री सेल्सियस के अपेक्षाकृत सेल वाटर को -68 डिग्री सेल्सियस अधिक फ्रीजिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है। जब सेल को लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है, तब सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस और बायोलॉजिकल डिटीरियोरेशन पूर्ववत अवस्था में रुक जाता है। These are the following steps of cryopreservation. First one is selection of materials. Second, addition of cryoprotectants and pre-treatment. Third one is freezing. Fourth, storage. Fifth one is thawing. Next, reculture. Next, measurement of survival or viability. And last one is plant regeneration. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। किसी प्लांट के सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल व फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। सरल शब्दों में समझें तो प्लांट का हेल्दी होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्स प्लांट जैसे मेरिस्टम, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ओव्यूल या सीड हम जो भी लें, वह क्रायोप्रिजर्वेशन के दौरान सरवाइव कर सके। सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट। फ्रीज प्रिजर्वेशन के दौरान सेल के अंदर बड़े आइस क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, जो सेल वॉल को डैमेज कर देते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग दिस डैमेज, क्रायोप्रोटेक्टेंट बाय फ्रीजिंग एंड थॉइंग आर यूज्ड, लाइक DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, इथाइलिन, सुक्रोज, मैनोज, प्रोलीन, एसेटामाइड, etc. Among these cryoprotectant, DMSO, sucrose are most widely used. Now we discuss about freezing method. There are 4 different types of freezing method. First, slow freezing method. Second, rapid freezing. Third, stepwise freezing. And fourth one, dry freezing method. अब हम स्लो फ्रीजिंग मेथड के बारे में बात करें तो इस विधि में फ्रीजिंग की दर धीमी होती है, 0.1 से 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, जिसके कारण सेल के अंदर से बाहर जल का प्रवाह आसानी से होता है। फलस्वरूप बाह्य कोशिकी आइस क्रिस्टल तो बनते हैं, परंतु अंतर कोशिकी आइस क्रिस्टल नहीं बन पाते, जिससे सेल डिहाइड्रेट हो जाता है और डिहाइड्रेट सेल लंबी अवधि तक जीवित रहता है। नाउ वी टॉक अबाउट रैपिड फ्रीजिंग। इसमें फ्रीजिंग तीव्रता से की जाती है ताकि परिवर्तन कम से कम हो, जिससे इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल का निर्माण भी कम होता है। इसके लिए
लिक्विड नाइट्रोजन के स्थान पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। स्टेप वाइज फ्रीजिंग की बात करें तो इसमें पहले के दोनों मेथड, स्लो फ्रीजिंग मेथड और रैपिड फ्रीजिंग मेथड शामिल हैं। इस मेथड में टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसमें प्लांट मटेरियल को इंटरमीडिएट टेम्परेचर में फ्रीज किया जाता है। आगे फ्रीजिंग 30 मिनट्स के लिए रोक दी जाती है। इसके बाद -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए इसे लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर रैपिड फ्रीज किया जाता है। यह मेथड सस्पेंशन कल्चर, शूट, एपिक व बर्ड के क्रायोप्रिजर्वेशन में किया जाता है। फोर्थ वन इज ड्राई फ्रीजिंग मेथड। इस मेथड में नॉन जर्मिनेटेड ड्राई सीड को हम वेरी लो टेम्परेचर में फ्रीज करें तो इसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। इसके विपरीत वाटर इम्बिगिंग सीड में क्रायोजेनिक इंजरी की संभावना रहती है, इसलिए डिहाइड्रेटेड सेल का सर्वाइवल रेट आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन ज़्यादा होता है। नाउ वी सी एप्लीकेशन ऑफ जर्म प्लास्ट स्टोरेज। फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक कल्चर। इसमें हम देखते हैं कि प्लांट मटेरियल को कई सालों तक हम क्रायो प्रिजर्व व मेंटेन कर सकते हैं, परंतु इन विट्रो सेल लाइन की बात करें तो इसे मेंटेन करने के लिए सब कल्चर करना पड़ता है, जिससे सेल वाइएबल स्टेट में रहे। इसलिए जर्म प्लास्ट स्टोरेज को एक आइडियल मेथड माना जाता है टिश्यू व सेल कल्चर को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज क्रायो प्रिजर्वेशन को एक आइडियल मेथड माना जाता है फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ सेल कल्चर, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं। अब ये मेटाबोलाइट क्या होता है? तो प्लांट दो प्रकार के मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यह एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे प्लांट अपने लिए उपयोग करता है, इसे प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। और वह केमिकल सब्सटेंस जिसे प्लांट अपने लिए उपयोग नहीं करता उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, और इससे हम मेडिसिन बनाते हैं। साथ ही साथ डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल को फ्रोजन स्टेट में रख सकते हैं और जब इसकी ज़रूरत पड़े उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकैल्सिट्रेंट सीड का निर्माण किया जाता है जिसे हम लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन कर सकते हैं। कुछ प्लांट जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं उसे भी हम इस मेथड द्वारा कंजर्व कर सकते हैं। रेयर जर्म प्लाज्म जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या जीन मैनिपुलेशन से डेवलप होता है उसे भी स्टोर किया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर जर्म प्लाज्म बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया जो कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज हेल्प्स इन योर स्टडीज। थैंक यू।